So hello everyone, welcome to our channel and thank you for being a part of this YouTube छोटी सी YouTube family. So एक बहुत important question arise हुआ था हमारे अभी बीच में कमेंट सेक्शन में कि how was your first day in Japan? मतलब आपका पहला एक्सपीरियंस क्या था? Obviously बहुत डिफरेंट एक्सपीरियंस था. एक आप दूसरी कंट्री में जाते हो तो या लोग जानना चाहते थे और आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम उनसे शेयर करें. एक्चुअली तो बिकॉज आप पहले आए थे तो पहले देवांशु बताएंगे कि आपका एक्सपीरियंस कैसा था. सो मैं जब जापान आया था मैं सिर्फ 24 या 25 साल का ही था एंड मुझे करंटली जापान में 3 साल हो चुके हैं. सो अगर मैं मेरे केस में क्या था कि मेरे यहाँ पे एक सीनियर थे, वो ऑलरेडी जापान में रह रहे थे मेरे आने से पहले. सो मैं यहाँ पे आने से पहले उनके साथ कॉन्टिन्यूस टच में था एंड उन्होंने मेरी इनिशियल में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करी यहाँ पे कैसे चीज़ें करनी है वगैरह सब चीज़ों में, कि क्या सामान लेके हैं वगैरह सब चीज़ों में. तो जब मैं फर्स्ट डे जापान में लैंड हुआ तो मैं टोक्यो हनेदा एयरपोर्ट आया था. तो वहाँ से मेरे को मेरे सीनियर वहीं आ गए थे मुझे सुबह रिसीव करने. एंड मेरा सबसे पहला एक्सपीरियंस क्या था, सिंस मैं दिल्ली से आया था, एक होता है ना कि एक आप थोड़े से ब्लरी विजन से आप एकदम क्लैरिटी वाले विजन में आ गए, एकदम एचडी हो गई दुनिया. थोड़ा सा जैसे पोल्यूशन का जो डिफरेंस है वो हमें सबसे पहला मेरा रिएक्शन यही था एक्चुअली. ऊपर से तुम अक्टूबर में भी गए थे दिवाली मना के. मैं एक्चुअली मैं नहीं, दिवाली से जस्ट कुछ दिन पहले गया था मैं. वो सब शुरू हो जाता है. तो इंडिया में दिल्ली में दिवाली का एक्चुअली सेलिब्रेशन स्टार्ट हो चुके थे, तो एकदम वहाँ पे थोड़ा सा पोल्यूशन हो जाता है. तो यहाँ पे थोड़ा सा पोल्यूशन हो जाता है. देन यहाँ पे हम जब आए तो यहाँ पे मतलब जब मैं यहाँ पे आया तो यहाँ का एकदम वो मैंने क्लैरिटी देख के ना, सबसे पहला मेरा रिएक्शन, ऑनेस्ट रिएक्शन यही था. देन मैं एक्चुअली एयरपोर्ट पे सबसे पहले तो मेरे को एयरपोर्ट पे ही एक प्रॉब्लम हुई कि मेरे सीनियर ने कहा था कि मेरे को आप मेट्रो लाइन पे मिलना. मैं मेट्रो लाइन ही लोकेट नहीं कर पा रहा था. सबसे बड़ा चैलेंज मेरे लिए ये था. एंड प्लस मुझे जापानीज नहीं आती थी, तो मेरे को थोड़ा सा एक नर्वसनेस थी कि मैं किससे पूछूं क्या करूं. तो लकीली हनेदा एयरपोर्ट पे, इनफैक्ट हर एयरपोर्ट पे यहाँ पे एक इंफॉर्मेशन डेस्क होती है और उनको इंग्लिश थोड़ी थोड़ी आती है. तो वो लोग मैंने उनसे जाके पूछा कि किस डायरेक्शन में जाऊं कि मेरे को ये लाइन मिल जाए. तो उन्होंने मुझे प्रॉपर बहुत अच्छे से गाइड किया, पूरा का पूरा वे ऐसे समझाया विद पेन एंड पेपर कि मैं वहाँ पे एग्जैक्ट पहुँच गया. सो मैं लकी था उस टाइम पे. देन इवेंचुअली मेरे सीनियर मुझे मिले एंड उन्होंने मेरे को रिसीव किया. देन अब जैसे हम इंडिया से जापान आया मैं, तो मेरे लिए सबसे बड़ा कल्चरल शॉक पहला तो यही था कि यहाँ पे टैक्सी नहीं ले सकते क्योंकि महंगी है. क्योंकि महंगी है. क्यों, आई गेस हनीदा से मेरा जो पुराना घर था वो अराउंड 25 से 30 किलोमीटर था. तो उस टाइम पे उसका टैक्सी का कॉस्ट मेरा दिखा रहा था कि 25,000 येन वन साइड. तो मैं भी उसके फेवर में नहीं था क्योंकि मैं उतना, फर्स्ट टाइम जब मैं आया था इतना मैं कैश लेके नहीं आया था. आप सॉरी टू इंटरप्ट, बट आप इतना लेके भी आओ ना, लोग नहीं पे करेंगे, कोई सेंस ही नहीं बनता. आप ये देखो 1 किलोमीटर के हिसाब से आप 700 रुपए में दे रहे हो. 700 रुपए. तो आप वो ना आपकी, हम जैसे हमारा इंडियन माइंडसेट होता है कि यार इतना महंगा. ऑब्वियसली मैं भी जब इनिशियल में आया था, मेरी आदत होती थी कि मैं कम से कम खर्चे करूं. होता ही हमारी आदत होती है वो चीज़. तो मैं जब यहाँ पे हम फिर कैब से नहीं आए बेसिकली. हमने फिर वहाँ से मेट्रो ली एंड हमारे पास इतने हैवी क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम आया था तो मेरे लगेज बैग्स इतने हैवी थे. तो हमने साथ में मेरे लगेज बैग्स खींचे. हम पूरा मेट्रो से आई गेस 2 या 3 मेट्रोज हमें चेंज करनी थी घर आने के लिए. तो वो चेंज करके हम घर पहुंचे किसी तरह. सो जो मेरा फर्स्ट ट्रैवलिंग एक्सपीरियंस था जापान का, मतलब मैं खुद से अगर आता तो मेरे लिए फॉलो करना बहुत डिफिकल्ट होता. अपना सामान संभालते या अपना लोकेशन देखते कि कैसे पहुंचना है. तो वो एक बहुत चैलेंजिंग था मेरे लिए एटलीस्ट. स्वाति के लिए आई गेस ये एक्सपीरियंस शायद थोड़ा सा डिफरेंस रहा. आई गेस स्वाति अपना ये चीज बेटर एक्सपीरियंस शेयर कर पाएगी. या मेरा एक्सपीरियंस बहुत डिफरेंट था. सी ओके, मैं लैंड करी हूँ. देवांशु ने ना मुझे ऑलरेडी बहुत बड़ा सा एक पहले ही ब्लूप्रिंट बना के दे दिया था कि यहाँ से आना है, यहाँ आना है, आपको यहाँ फॉर्म मिलेगा एंड पहले ही भर लेना क्योंकि फिर लाइन में लगने का कोई इशू नहीं होता.
तो आई वॉज वेरी वेल प्रिपेयर्ड मेंटली वगैरह। और आपको अगर पता है ना कि बाहर आपका कोई वेट कर रहा है जो आपको पूरा घर तक बिठा के आएगा, तो डर नहीं लगता। सो आई वॉज वेरी कॉन्फिडेंट ऐसे करके। हाँ, मैं बाहर आई, उसके बाद ये था कि ठीक है, देवांशु वहाँ पे सब कुछ नेविगेट कर रहा है। प्लस पॉइंट ये था बिकॉज देवांशु की जापनीज यहाँ पे, मतलब मैं देवांशु के आने के 1 साल बाद ही आई थी ना, बट देवांशु के यहाँ रहते रहते काफी हद तक, मतलब मैं ये नहीं बोलूंगी पढ़ाई, बट कॉन्वर्सेशनल उसको हो गई थी क्लियर, राइट। तो बाहर आए, वो बात कर रहा था, बट आई वॉज ऑल्सो सीइंग हेयर एंड देयर कि क्या चल रहा है। मेरी फीलिंग बहुत डिफरेंट थी, लाइक बहुत ज्यादा डिफरेंट थी। एक वो फील होता ना कि आपको पढ़ा लिखा होके गवार वाली फीलिंग आना, वो वाली फीलिंग थी। वाई? बिकॉज भले ही मोस्टली तो जापानीज में लिखा है, एक छोटी छोटी लाइनें इंग्लिश में लिखी है, बट नहीं समझ आता उस वक्त नेविगेट करना क्या चल रहा है। क्या ऐसे लगता है यहाँ तो अगर खो गए तो वो समझ ही नहीं आएगा कहाँ जा रहे हैं। इनफैक्ट मेरे पास मतलब पति था साथ में, बट था ये प्रॉब्लम है, मतलब नहीं समझ आता उस वक्त आप क्या कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो। मतलब मुझे बहुत, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे बहुत अनवेलकम फील हुआ था, नॉट फ्रॉम हिज साइड, फ्रॉम द कंट्री साइड। मतलब मुझे जापान से बहुत अनवेलकम फील हुआ था, क्यों झूठ बोले। एंड बीइंग फ्रॉम दिल्ली एंड बीइंग एन एक्सट्रोवर्ट पर्सन, नहीं, यहाँ पे सब इतने पिन ड्रॉप साइलेंस में थे। लकीली मैं जब आई थी तो उस दिन सैटरडे या संडे था ना, संडे था, तो हमें मेट्रोस खाली ठीक ठाक मिल गई थी। वरना तो मतलब धक्के धक्के आता। आपने ये इंस्टाग्राम पे रील्स देखी होगी। बट इस केस में मेरा रिएक्शन थोड़ा सा लगता, मतलब मेरा जो वेलकम था जापान में वो ऐसा था कि लाइक मैं नर्वस था, एंड जो मैं सराउंडिंग्स देख रहा था मैं उस चीज़ को देख के एक्साइटेड था कि बहुत एक अलग इन्वायरमेंट दिख रहा था आसपास ना, कि हमने ऐसी चीज़, क्योंकि मेरे लिए ये फर्स्ट इंटरनेशनल कंट्री थी, तो मेरे लिए बिल्कुल टोटली एक नया एक्सपीरियंस था। तो जब मैं यहाँ पे आया, तो जब हम ट्रेन में थे एंड विंटर्स का टाइम था, एंड बहुत सुंदर लग रहा था सब कुछ, साफ, एकदम साफ सुथरा। जापान, आपको पता ही है कि जापान सबसे क्लीनेस्ट कंट्रीज में आता है, एंड यहाँ पे आपको कोई भी आपको मिसबिहेव करता हुआ नहीं दिखेगा बंदा। तो वो सब चीज़ें जब मैं धीरे धीरे ऑब्जर्व कर रहा था, तो वो मुझे काफ़ी होता है ना कि अच्छा, एक पॉजिटिवनेस आ रही थी मेरे को एनवायरमेंट में। चल, बहुत लंबा लंबा हो गया ये वाला। नेक्स्ट चीज ये था, एक है ट्रांसपोर्टेशन शॉक। ओके, ये पहला हमें उबर का लगा था। सेकंड ये था, मेरी फर्स्ट टाइम में मुझे ये लगा था। सेकंड टाइम में देवांशु को पता चल गया था मेरी बीवी बहुत जल्दी परेशान हो रही है, इसके पापा ने बहुत बिगाड़ा हुआ है। तो देवांशु मेरे को फिर लिमोजिन बस की थी ना हमारे। तो देवांशु बताओ कैसा था, मतलब मेरे को रेट का नहीं पता लिमोजिन वाला बस का, तो वो देवांशु बताएंगे। सो जब सेकंड टाइम स्वाति आई, आई मीन फर्स्ट टाइम तो स्वाति टूरिस्ट वीज़ा पे आई थी यहाँ पे, एंड उस टाइम पे थोड़ा आई गेस 1 month एंड सो के लिए आई थी। देन उसके बाद स्वाति वापस इंडिया चली गई थी। देन अब जब स्वाति की जॉब यहाँ पे फाइनल प्लेस हुई, तो जब ये आई थी तो उस टाइम पे मैंने स्वाति के लिए बस बुकिंग पहले ही कर दी थी। लिमोजिन बसेस चलती है यहाँ पे, तो उसका कॉस्ट अराउंड 1300 या 1400 येन होता है पर पर्सन, which is really nice। मतलब बहुत रीजनेबल प्राइस फॉर सच लॉन्ग डिस्टेंस। तो वो मुझे काफ़ी और कंफर्टेबल जर्नी रहती है, लाइक 1 hour की जर्नी रहती है। तो मैंने पहले ही बुकिंग कर दी थी, एंड हम लोग जब वापस आए तो हम लोग आराम से बस में बैठ के आए थे। तो हम सो के आए थे। वो बस ऐसी नहीं है कि आप स्ट्रेट रहोगे या कॉमन बस, बहुत अच्छी बसेस होती हैं, लिटरली बहुत अच्छी बसेस होती हैं। हाँ, तो आई गेस ट्रांसपोर्टेशन के लिए जब आप हनिदा से आ रहे हैं या नारिता से भी आ रहे हैं, नारिता एयरपोर्ट से भी लिमोजिन बसेस चलती हैं। आप चाहें तो एयरपोर्ट पे भी चेक कर सकते हैं, वो आपको वहाँ पे उस टाइम पे करंट बस स्केड्यूल के बेसिस पे आपके लिए टिकट्स वहीं के वहीं अरेंज कर देते हैं। मेन क्वेश्चन, नई कंट्री में अकेले नए रूम में एडजस्ट करने में कैसा लगा यार, मतलब कैसा था एक्सपीरियंस? बिकॉज यू वर लिविंग शेयर हाउस। देवांशु ने शेयर हाउस नहीं था ना, तुम्हारा तो सेपरेट रूम था। मेरा एक्चुअली जो लियो पैलेस जैसे अपार्टमेंट्स थे, सो लियो पैलेस अपार्टमेंट्स, अगर आपने मेरी कॉस्ट ऑफ लिविंग वाली वीडियो नहीं देखी तो आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। तो लियो पैलेस अपार्टमेंट्स क्या होते हैं कि जहाँ पे आपका सारा फर्नीचर होता है उस घर में, A to Z, लाइक बर्तन वगैरह, बाथरूम में, मतलब सब कुछ मिलता है वहाँ पे बेसिकली। तो मेरा जो पहला घर था वो वहाँ पे मैं इंडिया से ही बुक करके आया था अपने सीनियर की हेल्प से। तो जब मैं यहाँ पे आया तो एक तरह से वो रूम आप ऐसे समझ लो सिर्फ 22 मीटर स्क्वायर का रूम था, लाइक शुरू होते ही ख़त्म, ऐसा वाला टाइप का। देन वहाँ पे जब मैं पहली बार एंटर हुआ तो सिंस मेरी फ़्लाइट नाइट की थी तो मैं ज़्यादा सोया नहीं फ़्लाइट में, एंड मैं घर आते ही सबसे पहले सो गया। तो हुआ क्या कि जैसे ही मैं सोया
सडनली बाहर से कुछ फायर अलार्म की आवाज़ आने लगी। मैं जस्ट घर पहुंचा ही था, मैं लेटा ही था एंड फायर अलार्म्स की आवाज़ आने लगी। तो मैं तो थोड़ा सा लाइक जोन आउट हो गया था क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा गहरी नींद में था एंड मेरे सीनियर वहीं पे मेरे साथ रह रहे थे उस टाइम। तो वो कॉन्टिन्यूसली मेरा डोर नॉक कर रहे थे कि पता नहीं क्या हो गया, मैंने कुछ गलत तो नहीं कर दिया। और लकीली मेरे जो जो हमारा लॉबी था उसके 4 रूम छोड़ के वहाँ पे कुछ फायर का इंस्पेक्शन था, तो उधर वहाँ पे अलार्म बज रहा था। तो मतलब मेरा तो एक्सपीरियंस फर्स्ट टाइम एंटर होते ही घर में ऐसा था। ठीक है, और मेरे सीने थोड़े से घबरा गए थे उस टाइम पे कि क्या हो गया एकदम से, एंड मैं जस्ट अभी रूम में एंटर ही हुआ हूँ, ऐसा तो कुछ खराब तो नहीं हो गया। तो लकीली मेरा तो ऐसा रहा एक्सपीरियंस वहाँ पे। बट हाँ, जिस हिसाब से हमारे इंडिया के घर होते हैं एंड यहाँ के जो मेरा फर्स्ट टाइम घर का रूम का एक्सपीरियंस था, जमीन आसमान का फर्क था। बहुत छोटा था, मतलब लिटरली बहुत छोटा था। जैसे हमारे इंडिया में प्रॉपर एक बेडरूम होता है, उससे भी लाइक अगर मैं नॉर्मल घर की साइज की बात करूं, मैं प्रॉपर वैसे किसी से कंपैरिजन नहीं कर रहा, बट एक नॉर्मल घर की साइज की बात करूं तो उस हिसाब से जो रेशियो है यहाँ का वो बहुत छोटे रूम्स होते हैं। और आई गेस हाइट वालों को ज्यादा प्रॉब्लम होती है क्योंकि वो ऊपर से भी नीचे हाँ, होते हैं। वो भी एक इशू था मेरे साथ एक्चुअली में। कितनी बार हेड बैंग हुए वहाँ? बहुत होता था। तो आई गेस ये था मेरा एक्सपीरियंस। स्वाति का यहाँ पे शायद से थोड़ा अलग एक्सपीरियंस रहा क्योंकि स्वाति यहाँ पे आने से पहले मैंने पूरा बड़ा घर ले लिया था यहाँ पे। या बिकॉज शादी करके आई थी तो देवांशु ने बोला मैं फिर बड़ा घर ले लेता हूँ जहाँ पे 2 लोगों की रहने की जगह हो। एंड वो घर हमारा वो भी हमारा काफ़ी अच्छे पॉश एरिया में था एंड इट वॉज इन फूजी गाँव का। काफ़ी अच्छा एरिया था वो भी एंड पूरा घर सेटअप ही था। वहां जाके तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। हाँ, अपना उस दिन मैंने रियलाइज किया यहाँ पे अपना बैग खुद खींचना होता है। तो वो खींच के, हालांकि देवांशु था तो उसने बहुत हेल्प की, बट स्टिल एक पहाड़ी चढ़ के हम नीचे उतरते थे वहां पे गए, घर पे सब साफ था, सब सेट था। हम बस सो गए थे। देवांशु ने बोला तुम सो जाओ, वो हम सो ही गए थे। उठ के बस मैगी वैगी करी और सो गए। ऐसा मतलब स्मूथ था, बाकी तो कुछ नहीं था। एंड वेदर ठीक था मेरे टाइम पे उस वक्त, वेदर भी ठीक था, वरना तो धूप, यहाँ पे धूप भी बहुत गंदी पड़ती है। सो जब मैं आया था तो मतलब मैं तो उस टाइम ऑफिस जा रहा था क्योंकि स्वाति उस टाइम उसकी जॉब स्टार्ट नहीं हुई थी। तो तुम्हारा एक्सपीरियंस कैसा था उस टाइम जब तुम यहाँ आए थे? तो मेरे को तो बहुत घूमने फिरने का शौक था। मेरा ये था कि मैं अकेले घर पे बैठ के तो बोर नहीं होंगी। मैं देवांशु से पॉकेट मनी लेती थी उस वक्त। याद है, देवांशु से पॉकेट मनी लेती थी एंड मैंने अपना साइड स्लिंग बैग लेना था, पॉकेट मनी डालनी थी एंड आई यूज टू रोम और मैं सब खाती थी। मेरा आराम से मैंने पूरा वेट बढ़ाया, यहाँ की सारी बेकरीज नापी, सब कुछ किया। देवांशु ने पहले ही मुझे पूरा गाइड कर दिया था, यहाँ पे ये मिलता है, यहाँ पे ये मिलता है, और बाकी तुम खुद भी एक्सप्लोर करना। तो मैं तो चली जाती थी पार्क में, कुछ जगहों पे जहाँ पे देवांशु, तुम भी नहीं गए ना कभी पार्क में, वहाँ बैठ मैं चली जाती थी आगे मैं चली जाती थी बहुत ज्यादा ऐसे करके। इवन फायदा ये था बिकॉज ये वहाँ पे पहले से थे तो यहाँ पे बता दिया था। तुम बताओ अपना कि तुमने कहाँ से कैसे शॉपिंग की। सो मैं जब फर्स्ट टाइम आया था, जिस एरिया में मैं रहता था वो एरिया भी काफ़ी सुंदर और शांत एरिया था। तो मेरी आदत क्या थी कि मैं बिना गूगल मैप्स लगाए मैं एक डायरेक्शन पकड़ता था सुबह एंड मैं निकल जाता था कि देखा जाएगा कहाँ जा रहे हैं, चलते रहो बस। तो सिंस यहाँ पे मेट्रोज वगैरह भी होती थी, मेरे को अपना बस ये था कि घर का एड्रेस मेरे फ़ोन में नोटेड रहता था कि बाई चांस मैं कहीं खो जाऊँ या मुझे रास्ता ना समझ आए तो मैं वहाँ पे लोगों को दिखा के या फिर मैं कैब करके भी सीधा घर आ सकता था। तो अगर आपको जेन्युइनली जापान, अगर आप इनिशियल में आ रहे हैं, आप जेन्युइनली एक्सप्लोर करना चाह रहे हो ना, आपको लोकेलिटीज एक्सप्लोर करनी है, तो मेरी पर्सनल सजेशन ये रहेगी, गूगल मैप्स आप छोड़ देना, आप बस एक डायरेक्शन पकड़ो और चलते जाओ। आपको इतनी सारी नई चीज़ें मिलेंगी, इतनी सारी नई चीज़ें एक्सप्लोर करने को मिलेंगी, क्योंकि कुछ चीज़ें हैं जो हम इंडिया में नहीं देखते, वो चीज़ें यहाँ पे देखेंगी। तो मैंने ऐसे ही इनिशियल में जापान की जो अपनी फर्स्ट लोकेलिटी थी वो ऐसे एक्सप्लोर करी थी। वो बताओ ना कि तुम कहाँ से शॉपिंग करते थे? देवांशु यूज्ड टू शॉप फ्रॉम कहाँ से? 7-Eleven से लेते थे। हाँ, अमीर बंदे थे तुम तब। अरे यार, वो सबसे मतलब एक्चुअली जब मैं फर्स्ट टाइम आया था तो मेरे घर के जस्ट लाइक 70 मीटर से 80 मीटर्स पे ही एक 7-Eleven था। तो मेरा ये होता था कि मैं अपने घर का जो भी राशन ला रहा हूँ, रोज़ के दूध वगैरह ला रहा हूँ, ब्रेड लगा रहा हूँ, तो मैं 7-Eleven से लेके आता था। तो मुझे नहीं पता था कि 7-Eleven यूजली इतने लाइक ज़्यादा कॉस्टली होते हैं इन कंपैरिजन टू अदर कन्वीनियंस स्टोर्स या सुपरमार्केट्स।
तो मैंने अपना लाइक लिटरली 6-7 महीने 7-Elevens पे ही अपना रिलाई कर रहा था एंड मेरा खर्चा काफ़ी ज़्यादा उस टाइम पे जा रहा था क्योंकि मैं सारी शॉपिंग 7-Eleven से करता था। देन मेरे को धीरे धीरे जब मैंने ऐसे ही जैसे मैंने बताया कि मैं एक्सप्लोर कर रहा था दूसरी दूसरी जगहों पे, तो मैंने फिर थोड़ा थोड़ा ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया कि कहाँ पे कितना प्राइस वगैरह कितने की चीज़ें मिल रही हैं। तो फिर मैं हमारे घर के पास में एक मारुएत्सु एक सुपर मार्केट है, तो मैं वहाँ जाता था। वहाँ से सामान बहुत सस्ता मिलता था एंड बहुत अच्छा क्वालिटी का मिलता था, तो मैं वहाँ से फिर सामान लाना शुरू कर देता था। तो ये चीज़ आई गेस जो नए फ्रेश आई मीन जो नए लोग आ रहे हैं यहाँ पे, उनके लिए एक ये रह सकता है कि हेड्सअप रह सकता है कि जो 7-Elevens होते हैं यूजली वो सबसे मोस्ट प्रीमियम कन्वीनियंस स्टोर्स में से एक है, तो इसलिए उनकी जो प्राइसिंग है वो हाई रहती है इन कंपैरिजन टू फैमिली मार्ट और लॉसन। तो अगर आप अपने घर के पास कोई भी अपने घर के पास कन्वीनियंस स्टोर्स देख रहे हैं, तो मेरी प्रेफरेंस अगर मैं अपना सजेशन दूं तो माई बास्केट इज़ द मोस्ट चीपेस्ट, बहुत सस्ता स्टोर है। एंड उसके बाद आपका लॉसन, फैमिली मार्ट ऑलमोस्ट सेम रेट के हैं। देन 7-Eleven की क्वालिटी सबसे अच्छी होती है और कंपैरिजन टू ऑल अदर्स। तो आप इस बेसिस पे अपने हिसाब से अपनी शॉपिंग्स कर सकते हैं, सामान ले सकते हैं बेसिकली। बाकी डिपेंड करता है आपके घर के पास कौन सा है, क्योंकि हाँ। आपने हमारे व्लॉग्स में नोटिस किया होगा कि हम 7-Eleven नहीं बल्कि एक कियो स्टोर में जाते हैं। हाँ, तो वो हमें बेस्ट पड़ता है। यस। अगला एक चीज है, ओके, सबके सब ये बोलते हैं कि लोनलीनेस को कैसे टैकल करें। मेन चीज जापान, ओके, जापान में लोनलीनेस बहुत पीक पे है। एंड ऐसा नहीं कि आप फॉरेनर हो तो आप ही लोनली हो, यहाँ के नॉर्मल लोकल्स भी लोनली है। हाँ। तो अपना अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। तो तुम्हारा लोनलीनेस को टैकल करने का क्या तरीका था? सो जब मैं इनिशियल में आया था तो मैं सिर्फ अपने सीनियर को ही जानता था एंड सिंस आई मीन ज़्यादा हम वैसे नहीं रहते थे, लाइक ज़्यादा बातचीत होती थी बट ये होता था कि उनका तो ऑफिस चलता था, तो मैं ज़्यादा टाइम उनके उस स्टार्टिंग में उनके साथ ज़्यादा नहीं रह पाता था। तो हम क्या करते थे, लाइक मैं क्या करता था पर्टिकुलरली, मैं दिन के टाइम तो बाहर घूमने निकल जाता था कि कहीं ना कहीं जाके एक्सप्लोर कर रहा हूँ, बस एक लोकेशन सर्च करी एंड उधर पहुँच गया, देन गूगल मैप्स बंद करा, पूरा घूमा, देन लास्ट अपने घर आ गए बस। एंड उस टाइम पे ये होता था कि मैं लाइक अभी तो आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, लाइक आप मोबाइल से घर पे बात कर सकते हो, आप फ़ोन पे भी कनेक्ट रह सकते हो, तो ये सारे ऑप्शंस थे उस टाइम पे मेरे पास कि अपनी लोनलीनेस से डील करने के लिए स्टार्टिंग में। स्वाति के लिए आई गेस ये चीज़ थोड़ी अलग थी। मेरा सीन ये था, बिकॉज उस वक्त जॉब नहीं कर रही थी, मैं छोड़ के आई थी अपनी जॉब। तो देवांशु और मैंने फिर साथ में, ऑब्वियसली देवांशु तो पहले से ही जिम जा रहा था बिकॉज ही इज अ जिम फ्रीक, पर मेरा भी जबरदस्ती जिम ज्वाइन करवा दिया था, मतलब करना भी था नहीं भी, हाँ। तो बहुत अच्छा वहाँ पे नया नया एनी टाइम, लकीली जब मैं आई तभी एनी टाइम फिटनेस भी खुला था वहाँ पे, एक न्यू ब्रांच। तो मेरा वहाँ टाइम पास हो जाता था दिन में। मैं इधर उधर जा रही हूँ, शॉप पे देख रही हूँ, ढूंढ रही हूँ, ग्रोसरीज लाई हूँ। उस टाइम पे हमने इतना नई नई डिशेस बना बना के खाई हैं, हर चीज़। सेकंड ये था, कई बार अमेजोन से शॉपिंग कर रहे हैं बैठ के, वहाँ पे नई चीज़ें देख रहे हैं, फॉर एग्जांपल का फर्नीचर्स वगैरह देख रहे हैं। ओके, एक चीज़ थी, हमारे कुछ फर्नीचर अमेजोन से थे और कुछ फर्नीचर देवांशु ने पहले ही सजा लिए थे, मंगाए भी थे, DIY भी थे, और DIY का मतलब कि डू इट योरसेल्फ, एंड कुछ मैंने जो थे सेकंड हैंड स्टोर से मैंने पहले परचेज कर लिए थे। तो मतलब ये सब ठीक था। बाकी घर, एक चीज थी, जापान में मिट्टी नहीं आती इतनी इजीली घर पे। आपकी जो गंदगी होती है ना, वो आपके बालों से ही हो रही होगी टूटे हुए, पर वैसे मिट्टी वगैरह नहीं आती है। तो ऐसा भी नहीं था कि काम सफाई करनी है, बट हाँ थोड़ी बोरियत होती थी जब देवांशु ऑफिस जाता था। सो आई गेस यही था हमारा, आई गेस जो फर्स्ट टाइम हमारा एक्सपीरियंस था इनिशियल में कि हम जापान में कैसे आए और क्या क्या हमें इनिशियल में चैलेंजेस आए, और अगर मैं किसी एक जो नया बंदा जापान आ रहा है उसको क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती हैं या उसको प्रॉब्लम आ सकती हैं। Yes. तो मैं उसके बारे में अगर बात करूं एक शॉर्ट में, मैं ज़रूर आपको ये कहूँगा कि आप जापान आने से पहले अपना स्टे के लिए कहीं ना कहीं कुछ अरेंजमेंट्स देख के आना, अदरवाइज आपको यहाँ पे आके पहला चैलेंज ये आता है कि आपको स्टे ढूंढना पड़ेगा। तो आपको काफ़ी सारी चीज़ों के लिए लाइक फ़ोन नंबर चाहिए, आपको बैंक अकाउंट चाहिए, ये सब चीज़ें आपको पहले करनी पड़ेंगी।
तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप कुछ जैसे कुछ शेयर हाउसेज होते हैं या कुछ लियो पैलेस वगैरह होते हैं अपार्टमेंट्स, आप वहाँ पे अपने लिए पहले एक अपार्टमेंट बुक कर सकते हैं किसी की हेल्प से। एंड उसके बाद आप यहाँ पे जब आएंगे तो आपको सबसे पहली चीज़ आपका बैंक अकाउंट खुलवाना पड़ेगा। तो बैंक अकाउंट के लिए आपको एक फ़ोन नंबर भी चाहिए। ये एक तरह का यहाँ का एक विशियस लूप खाऊंगा मैं कि बैंक अकाउंट के लिए फ़ोन नंबर चाहिए और फ़ोन नंबर के लिए बैंक अकाउंट चाहिए। तो ये चीज़ों को थोड़ा सा मैनेज करने के लिए आपको यहाँ पे किसी की हेल्प लेनी पड़ेगी। तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि अगर आप अपने कॉलेज यूनिवर्सिटी के लिए आ रहे हैं या ऑफिस से आ रहे हैं तो आप इन सब चीज़ों के लिए अपने रिस्पेक्टिव आपके ऑफिस या कॉलेज से आप ज़रूर इस चीज़ के लिए हेल्प लीजिएगा, क्योंकि आपका अकाउंट बिना फ़ोन नंबर के नहीं खुलेगा एंड आपका फ़ोन नंबर भी आपको बिना अकाउंट के नहीं मिलेगा। तो ये सब चीज़ों के लिए भी आपको स्टार्टिंग में ही कुछ आप इसके लिए थॉट दे के आइएगा। एंड हाँ, कोशिश करना कि आप यहाँ पे आने से पहले आप अपने लिए ट्रैवलिंग का भी कुछ अरेंजमेंट्स कर लें, क्योंकि अगर आपका लेट्स से घर जो लोकेशन है वो एयरपोर्ट से बहुत दूर है एंड आपको इतना सारा लाइक बैग अपने कैरी करने पड़ेंगे अगर आपके पास कैब के लिए फैसिलिटी नहीं है, तो आप अपने लिए यहाँ से लगेज सर्विसेज भी बुक कर सकते हैं कि आपका वो लगेज जो है एयरपोर्ट से ही पिक कर लेते हैं एंड वो आपके घर ड्रॉप ऑफ कर देते हैं नेक्स्ट डे या सेम डे डिपेंडिंग आपकी लगेज पे। तो ये सब चीज़ें हैं जो आप स्टार्टिंग में ध्यान रख सकते हैं आने से पहले, ताकि आप परेशान ना हो। सो आई गेस यही था मेरी तरफ से। तो अब और आपको कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए हो हमारी तरफ से तो आप प्लीज़ हमें ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। सो थैंक यू फॉर Thank you वॉचिंग। everyone. प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अब मिलते हैं कल। Bye bye.